वजारत अक़लियती उमूर के पूरे 100 दिन, जी हाँ, हिंदुस्तान की अक़लियतों की भलाई के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों की भलाई के लिए बड़े कदम। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने ब्रेक से पहले जिक्र भी किया कि जो एक खौफ का माहौल था अक़लियतों में, बिलखुसूस मुसलमानों में जो बनाकर रखा गया था, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर काम हो रहा है। सिविल सर्विसेज में 2014 के बाद से जिस तरह से मुसलमानों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है वो सबके सामने है और बहुत सारी चीज है। लेकिन बार बार सत्येंद्र जी, फिर मैं आ रहा हूं सर आपके पास भी, सत्येंद्र जी बार बार जो बरगलाने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं दिशा विहीन बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि देखो जी हिंदुस्तान में किस तरह से अक़लियतों के साथ लिंचिंग हो रही है। 4 घटनाएं, 3 घटनाएं, 5 घटनाएं अगर हो रही हैं तो वो सरकार पर सीधा इल्जाम लगाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? क्या वाकई हालात ऐसे हैं या फिर अक़लियतें पूरी तरक्की के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही हैं? देखिए, जो मॉब लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, अगर रास्ते में किसी ने कोई चोरी कर ली और भीड़ इकट्ठा होकर, अक्सर आपने देखा होगा कि मार पिटाई कर देती है, तो वो भी एक मॉब लिंचिंग का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप उसको एक कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो उसका अगर पूरी घटनाक्रम को आप पूरा कैलकुलेशंस में निकाल के लाएं तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट, मतलब संख्या में आएगा। तो इसका मतलब है कि एक जो तरीके से कि हाँ बहुत केवल मॉब लिंचिंग ही हो रही है, प्रोपेगेंडा बनाया गया और कम्युनिटी स्पेसिफिक के हिसाब से ही हो रही है, तो वो एक इस सर के समय में आप देखें तो ये केवल प्रोपेगेंडा के तौर पे, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पुरातन में देखें तो ऐसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं केवल मुसलमानों के साथ ही नहीं हुई हैं, बाकी और समुदायों के साथ भी हुई है। तो उसको किस नजरिए से हम देखते हैं, बहुत ही खुले विचारों से अगर आप उसका एनालिसिस करके निकाल के लाएंगे तो ऐसी कोई भी घटनाक्रम को आप एक क्राइम के रूप में तो देख सकते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग या स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग कहना बिल्कुल गलत होगा। अभी चर्चा जैसे चल रही थी और कासमी साहब ने भी बोला कि ट्रिपल तलाक के बारे में भी बोल रहे थे, और जैसे अभी आपने बोला कि सिविल सर्विसेज में भी लोग आ रहे हैं। इसमें मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। मान लीजिए किसी खवातीन के साथ में ट्रिपल तलाक का मामला हो गया और उसके बाद वो उसको तलाक भी हो गया, जो भी हुआ कोर्ट में हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन वो अपने आप को कैरी कैसे करेगी, आगे भविष्य में अपने आप को कैसे बचा के रखेगी, कैसे इंडिपेंडेंट बनेगी, उसमें जो इन्होंने 3E का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, ये जो 3 एस्पेक्ट्स इनके निकाल के लाए हैं, ये ट्रिपल तलाक की जो महिलाएं हैं जिनके साथ ये ऐसी घटना होती है वो भी आगे बैलेंस होकर निकल सकती हैं। जो आपके सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रोविजंस निकाल के रखे हैं जो कि आगे चल के काम हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप करीबन 10 लाख माइनॉरिटी बच्चियों को, वो भी गरीब तबके की महिलाओं को, बच्चियों को मिलेगी। इसके अलावा 93,847 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले बार के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से खासतौर से। तो ये जो पहले की जो सरकार रही है, जो भी इसके ऊपर चर्चा परिचर्चाएं रही होंगी, इल्जामात लगाए गए होंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बार के टेन्योर में सबका विश्वास शब्द भी डाला। और इसी के समकालीन एक और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वो है समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विश्वास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ विथ ट्रस्ट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और जो इनकी जो पब्लिक फोरम में जो इन्होंने स्कीम्स निकाल के लेके आए, चाहे वो हाउसिंग के लिए रहा हो, चाहे वो गैस कनेक्टिविटी के लिए रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में रहा हो, तो किसी कम्युनिटी का है या कम्युनिटी का नहीं है तो हम उसको नहीं देंगे या देंगे, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। और इसका जो रिजल्ट निकल के आया, मैं आंकड़ों के हिसाब से बोलूंगा, बाहर मार्केट में तो ये है कि हाँ 10 से 15% के बीच में मुस्लिम वोट मिले, लेकिन मैं एक रिपोर्ट दूंगा, वो दिल्ली बेस्ड एक संस्था है CSDS, उसने कहा कि 2009 के मुकाबले इस बार डबल आपको वोट परसेंटेज में मिला, यानी 8% के आसपास में आपका वोट परसेंटेज शेयर बढ़ा और डबल हो गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको स्वीकार्यता मिल रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जैसे आप देखें कि जो मैंडेट मिला यूपी में खासतौर से,
उसमें आपकी कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, बसपा भी थी, और जिनको तथाकथित तौर पे ये कहा जाता है कि माइनॉरिटी के काफी हद तक सपोर्ट उनको मिलता है, लेकिन उनका पीछे रह जाना ये भी एक प्रकार का द्योतक है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट परसेंटेज डेफिनेटली या उनका विश्वास इस सरकार की तरफ बढ़ा है। इनकी नीतियों को उन्होंने काफी हद तक एक्सेप्ट किया। तो सरकार ने भी, हुकूमत ने भी खुले दिल से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही। ऋषि जी, 370 आर्टिकल कश्मीर से हटाया गया, उसके एक हफ्ते बाद वजारत अक़लियती उमूर की पूरी टीम सेक्रेटरी की क़यादत में वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर, और वहां पर तमाम तरह से अभी भी वो टीम वहां पर मौजूद है और एक एक बारीक से बारीक चीज को देख रहे हैं कि कहां किस किस शोबे में हम लोग अपनी स्कीम्स को इस वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस वादी के मुसलमानों को भी अगर हम बात करें, कहें सीधे तौर पर, तो बहुत जरूरत है नई रोशनी स्कीम की, प्रोग्रेस पंचायत स्कीम की, नई मंजिल स्कीम की। हुनर हाट को लेकर के वजारत अक़लियती उमूर इतना ज्यादा उत्साहित है। वजीर अक़लियती उमूर वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कई बार जी सलाम से कहा है कि, और वो लगाते भी रहते हैं, जगह जगह हुनर हाट लगवाते भी रहते हैं। वो चाहते हैं कि इतना काम है, मुसलमानों को आता है, और इतना जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लें, देश के दूसरे हिस्सों की बात कर लें, मुसलमानों को इतना बढ़िया काम आता है, लेकिन आज तक उनके काम की कदर नहीं हुई, और आज उस पर काम हो रहा है। सोचिए कितनी बड़ी योजना और कितना लंबा सोचा गया है। बिल्कुल 370 के हटने के बाद इमरान भाई एक बड़ा कंसर्न था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सोशल स्पेस जो घट गई है उसको कैसे लाया जाए। उसमें खासकर इस डिपार्टमेंट का बड़ा योगदान मैं समझता हूं अभी भी है और आगे भी रहेगा। खासकर जो जैसे आपने हुनर स्कीम का आपने जो जिक्र किया है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन आप देखिए 370 के बाद एक बात आपने सही कहा, 70 से 80 लाख मुसलमान घाटी में रहते हैं, और उसको कॉन्फिडेंस में लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि 370 के बाद एक हवा बनाया गया है कि जो 70 लाख जो मुसलमान हैं उसमें से कुछ जो पोर्शन ऑफ मुसलमान जो हैं हो सकता है कि 370 हटाने से नाराज हों, लेकिन रियली में जो हकीकत है बिल्कुल उससे अलग है। आप देखिए, यदि आप घाटी में जाएंगे, खासकर रूरल एरिया में घाटी के जाएंगे, वहां के मुसलमान 370 हटाने से उतने नाराज नहीं हैं। उन्हें उम्मीद है कि 370 हटाने के बाद जो जॉब क्रिएशन होंगे, जैसे सरकार ने घोषणा भी किया है इमरान भाई, 50,000 अभी नए वैकेंसी सरकार लाने जा रही है वहां पे। तो कहीं ना कहीं जो इस मोदी सरकार का जो इस 100 दिन में जो योजनाएं खासकर 370 हटाने के बाद कश्मीर को लेके है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरा मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जैसे सत्येंद्र जी ने भी कहा, हज यात्रा में देखें कि हज यात्रा में किस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है, और आप देखिए पिछले सरकार से यदि तुलना कीजिएगा तो आप देखिए कि कितना प्रोपोर्शन में बढ़ोतरी की गई है। दूसरा बात आप देखिए, मनमोहन सिंह आए, नो डाउट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, लेकिन जो बजट आवंटित था इमरान भाई कुछ 100 करोड़ मतलब 400-500 करोड़ की में था, आप देखिए वो 4-5 हजार करोड़ में है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, जो माइनॉरिटी को लेकर जो एक उनका एक सकारात्मक सोच है कि माइनॉरिटी को कैसे विकास की भागीदारी में शामिल किया जाए, एक बड़ा कदम है। दूसरा, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहूंगा इमरान भाई, किसी भी कौम का यदि विकास की भागीदारी आपको बढ़ाना है, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को कहूंगा, मैं बीजेपी को ही नहीं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को कहूंगा कि जब तक राजनीतिक भागीदारी किसी कौम को नहीं मिलेगी, तब तक उसके भागीदारी की पूर्ण रूप से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और खासकर आप देखिए, यदि पूरे इंडिया में, मैं बीजेपी की सिर्फ आलोचना इस पे नहीं कर रहा हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा हूं, आप बताइए नंबर ऑफ मुख्यमंत्री, यदि आप देखेंगे हमारे देश में 28 राज्य हैं, कितने मुख्यमंत्री मुसलमान हैं, कितने बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मुसलमान हुए हैं। तो पॉलिटिकल भागीदारी आप देखिए, नंबर ऑफ एमपी कितने हैं सर कि वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हुए। बिल्कुल है, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार मैं कांग्रेस को मानता हूं। आप 54 साल शासन में रहे, आप बताइए कि कितने बार आपने प्रधानमंत्री के लिए किसी, और ये भी एक सच्चाई है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 5 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें से 3 जीत के भी निकाले। तो वो ये साफ कहते हैं कि जो जीतने वाले होंगे वो जीतेंगे, जो अपनी पैठ रखते हैं समाज में वो जीतेंगे। जब तक राजनीतिक भागीदारी, आप शैक्षणिक भागीदारी दे रहे हैं, आर्थिक भागीदारी दे रहे हैं, सामाजिक भागीदारी में कई जैसे ट्रिपल तलाक जैसे इंपॉर्टेंट इशू को आपने एड्रेस
किया है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी जब तक आप नहीं देंगे, नुमाइंदे इस कौम से चुन के लोकतंत्र के मंदिर में नहीं जाएंगे, तब तक रियल भागीदारी, विकास की भागीदारी की मैं व्याख्या को सही नहीं मानता हूं। ठीक है, मैं बहुत अच्छी आपने बात रखी। मैं मुफ्ती साहब के पास एक बार फिर से आऊंगा। मिल्लत की बेटियों के लिए सोचने वाली, अगर हम सीधे तौर पर देखें तो 2014 के बाद एक हुकूमत थी जो कि मिल्लत की बेटियों पर फोकस कर रही थी। आपने ट्रिपल तलाक के बारे में पहले ही बताया, उनके एजुकेशन को लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, उनके हुनर को तराशने को लेकर, उनको रोजगार से जोड़ने को लेकर, ये मिल्लत की बेटियों को के बारे में कौन सोच रहा था? हम जानते हैं हमारा पूरा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में मिल्लत की बेटियों के बारे में सोचना एक कितनी दूरदर्शी सोच है, कितनी दूरंदेशी के साथ बनी सोच होगी, इस पर रोशनी डालिए जरा। हाँ, देखिए इमरान भाई, आपने बहुत अहम पहलू आपने सामने रखा। किसी समाज की भी इत्तेफाक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी समाज, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, अगर उसकी ख़वातीन, औरतें पढ़ी लिखी नहीं होंगी, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तो वो उन बच्चों में एजुकेशन की ग्रोथ कम होगी। यही कारण था कि मुसलमानों में एजुकेशन बहुत कम थी, और उसका कारण ये था कि माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी। आज इस सरकार ने, और ख़ास तौर से मैं माइनॉरिटी के वज़ीर, फिर आपने कहा मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मुबारकबाद दूंगा और कहूंगा कि उन्होंने जो है इस पे बहुत बारीकी से सोचा है, और जिस तरह से उन मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ाया है, और फिर उन मुस्लिम लड़कियों ने भी कमाल करके दिखाया है। देखिए, इसमें भी अभी आप ये देखिएगा कि ये जो सिविल सर्विस में आई है, तो उसमें लड़कियों का जो प्रदर्शन है वो बहुत शानदार है, और उन्होंने बहुत अच्छा क्वालिफाई किया है। हर जगह वो आगे आ रही हैं। और आप ये देखिए, सरकार को भी ये सोचना है कि जो एजुकेटेड लोग हैं और जो एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, वो राष्ट्रवादिता की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और राष्ट्रवादी सोच भी उनके अंदर पैदा हो रही है। और ये एक दिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस अंदाज पे सरकार ने ये काम किया है, और खासतौर से अकलियती उमूर की सरकार जो काम कर रही है, और उन्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, और जहां कहीं भी हम लोगों की जरूरत होगी, हम उसके प्रचार प्रसार के लिए तैयार हैं। और हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह देखेंगे कि ये लोगों का दुष्प्रचार खत्म हो जाएगा। और जैसे अभी ऋषि जी ने कहा कि ये चीज भी यकीनी तौर से एक बहुत अच्छा पहलू है। इस पे मैं समझता हूं सरकार जरूर सोच रही होगी, और सोचना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें नुमाइंदगी दे, और नुमाइंदगी देने के साथ साथ ऐसा माहौल बनाए कि जैसे जो पिछली सरकारों ने माहौल बनाया है, मैं आज की इस सरकार के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पिछली सरकारों ने माहौल बनाया, और आज देखिए पिछलों ने तो अभी भी ये माहौल बनाकर रखा है। अगर सुनिए ना, मगर इमरान साहब, मुफ्ती साहब इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है कांग्रेस रही है 54 साल में। आपने पॉलिटिकल स्पेस खासकर इस वर्ग का डेवलप नहीं होने दिया, और माहौल तो अभी ये बना हुआ है मुफ्ती साहब, वही मैं कहना चाह रहा हूं। बना हुआ है मुफ्ती साहब, मैं देश का मुसलमान खौफजदा है। कि कौन से एंगल से खौफजदा है, थोड़ा बताएंगे? मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि आज ये देखिएगा कि जैसे अभी आपने मेरठ और मल्याना का जिक्र किया, आज तक उन लोगों को सजाएं भी नहीं मिली। और आज आप ये देखेंगे इस सरकार के अंदर कि अगर कहीं कोई घटना ऐसी घटती है तो फौरी तौर से कंट्रोल भी होता है, और उन्हें सजाएं भी मिल रही हैं। और मैं एक बात आपके सामने ये कहूंगा कि आप देखेंगे कि मुसलमानों की जो ये जो भ्रांति उनमें है, जो भ्रम पैदा किया था, वो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा खत्म होगा। आज जैसे अभी मुझसे पहले सत्येंद्र जी ने मुस्लिम तंजीमों के लोग, सर मुस्लिम तंजीमों के लोग, सो कॉल जो मुस्लिम तंजीमें अपने आप को इस देश की बताती हैं, वो संघ के लोगों के साथ जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, संघ के लीडरान से मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि देश का मुसलमान खौफजदा है। ये कौन सा एंगल? देखिए इमरान भाई, देखिए ऋषि जी, मैं एक तरह सा मैं बता दूं, थोड़ा सा जवाब दे दूं मैं आपको। देखिए असल में है क्या कि ये लोग देखेंगे आप, बहुत दिन तक ये सरकार से दूर ये लोग नहीं रह सकते। मैं अभी आपको बताऊं, जैसे अभी पिछले दिनों ये बहुत खुशाइंद बात है कि ये बात होनी चाहिए। 2003 में हमने डायलॉग किया, विष्णु हरि डालमिया जी थे और सुदर्शन जी, मैं आपको उनकी चिट्ठियां दिखाऊंगा जो सुदर्शन जी की हमारे पास आती थी, और उसका नतीजा ये था कि हमारी मुखालफत भी हुई और हमारे बारे में। मगर मैं आज आपसे ये कह दूं
कि आज वो लोग हमें सराह रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये बहुत जरूरी है, हिंदू और मुसलमानों को साथ रहना है, हमें साथ बैठना चाहिए, हमारे नफे और नुकसान एक है। मैं जब ये बात कहता हूं कि एक हिंदू या मुसलमान, यानी जैसे कबीर ने कहा कि भाई पनिहारी तो अलग अलग है, पानी तो एक ही है, और वो पानी तो एक ही जा रहा है हमारे घरों के अंदर, छत तो हमारे जो आसमान के नीचे जो छत है वो तो एक है। इसीलिए मैं एक बात कहता आया हूं जिसे आप कहते हैं कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। मैं हिंदू और मुसलमानों से बात कहना चाहूंगा, विशेषकर मुसलमानों से, कि आपको हमें यही रहना है और यही हम रहते आए हैं, सदियों से रह रहे हैं और सदियों तक रहेंगे, यही रहेंगे और यहीं से ऊपर जाएंगे। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपना आपसी भाईचारा बढ़ाइए, इनके चक्कर में मत आइए। बिल्कुल ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल देख लीजिए, अगले देख लीजिए, और कोई भी चीज आपके साथ ऐसी भेदभाव की नहीं हो रही है। और जहां तक जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे कश्मीर के मामले में लोगों ने बताया, मैं इमरान भाई आपको भी ये बात कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन पॉलिटिकल लोगों ने किया था। वरना मैं आज आपको बता दूं कि वो जम्मू और कश्मीर जितना पिछली सरकारों ने भी उसे खूब दिया, और 5 साल तक इस सरकार ने भी खूब दिया वहां के डेवलपमेंट के लिए, मगर वहां के जो सियासी लोग थे उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने अपना इमरान भाई कश्मीर के लिए मैं बताऊं 1947 में 1947 में एक इधर मैं पूरी कर दूं बात, जल्दी टाइम नहीं है, जब इलेक्शन हुआ तो उसमें वो अलगाववादी लोग जीत गए थे। इन तीनों परिवारों ने उस वक्त जो सरकार थी कांग्रेस की थी, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को, उन जीतों को हरा दिया और उन्होंने कहा जो नहीं मिला हमें संदूक से वो लेंगे हम बंदूक से। तो मैं आज वहां के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र जो है ये हमारे अपना है, हम अपनी सरकार खुद बनाते हैं, वो इसमें आगे आए और इस सरकार के ऊपर विश्वास करें। आप मेन स्ट्रीम से जुड़ें, जब आप वहां के वजीर आला होंगे तो आपका प्रदेश भी आगे जाएगा। सर मेरे पास वक्त कम है, मैं आ रहा हूं ऋषि जी, आपके पास भी आ रहा हूं। सत्येंद्र जी, स्किल इंडिया बहुत बड़ा मिशन है और उसमें खास तौर से अल्पसंख्यकों की, बिलखुसूस मुसलमानों की भागीदारी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उनके काम को और उनकी जो हुनर है, उनके छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे घर में कुटीर उद्योग चल रहे थे, उसके तरीके को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की गई और ना ही उस पर तवज्जो दी गई। यहां पर इस पर ध्यान देना शुरू किया गया 2014 से। आज हम इस हालत में हैं कि हम बाहर माल भेज रहे हैं, उससे सीधे अकलियतों को, बिलखुसूस मुसलमानों को फायदा हो रहा है। यह बात समझाने के लिए हाँ हो सकता है इसमें वक्त लगे, जिस तरह से लोगों ने बरगलाया है या जिस तरह से लोगों ने पूर्वाग्रह पैदा किया है, लेकिन अब यह बात ज्यादा दिन तक छुपने वाली नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप वो भाषण याद करें जब मोदी जी ने इस बार संसद में दिया था कि कोई भी जाति, बिरादरी, धर्म और इस सारी कम्युनिटी के बेस पे मैं इस पर बात नहीं करूंगा। इस वक्त केवल 2 ही पक्ष हैं, एक जिसने मोदी के पक्ष में वोट दिया, एक जिसने मोदी के पक्ष में वोट नहीं दिया, लेकिन दोनों ही हमारी इस देश के ही बिरादरी हैं, दोनों ही हमारे साथ हैं और हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते रहेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एजुकेशन सेक्टर और स्किल्स को अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अगर आप देखें तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो खाने पीने के स्टॉल्स की बात करें या अगर घरों में जो आपके रिपेयर वर्क्स की कशीदाकारी का इतना बेहतरीन काम हो रहा है, दक्कन से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के, उस पर इधर काम हुआ है अभी पिछले 6 सालों में। और वजारत अक़लियत उमूर ने तो खास इस पर तवज्जो, वरना तो कोई पूछ नहीं रहा था। मुरादाबाद के ढंग के पीतल के काम को कोई पूछ नहीं रहा था, कश्मीर के कशीदाकारी को कोई पूछ नहीं रहा था, चिकनकारी का काम देख लीजिए। तो ये आपके पास इतने सारे वैरायटीज में वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। लेकिन जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस क्लास को और सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप्स को देखें तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनके पास अर्निंग शुरू हो जाती है तो वो एजुकेशन को थोड़ा सा डाउन समझते हैं, एजुकेशन या क्वालिफिकेशन को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी एक लेवल पे जाके स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाती है। इस सरकार ने कहा कि नहीं, आप उस स्किल्स को और इनहेंस करिए, अपनी अर्निंग्स को और बढ़ाइए और इस देश में जितने भी लोग हैं जो भी अर्न करते हैं वो देश को टैक्स देते हैं। टैक्स देने का मतलब है कि आपने अपने तरफ से अपनी राष्ट्रवादिता
राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम आपने टैक्स के फॉर्म में वहां दिया, उसके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया। तो जो भी इस तरह से काम करता है कहीं ना कहीं वो इस चीज को देखता है। दूसरी बात, अभी जैसे यहाँ पे कहा गया कि आजकल मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बरगलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ऐसा उसी स्थिति में होता है जब आपके पास मुद्दों की कमी होती है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे आप ऐसा कोई स्पष्ट राय दे ही नहीं रहे, कोई स्पष्ट मुद्दा ही नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, उससे साइडलाइन होने की कोशिश करेंगे और मुद्दों की कमी की वजह से आप डराने की बात करेंगे। इस सरकार का तीसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि जितने भी पुराने मुद्दे रहे हों, चाहे वो आपके टैक्सेशन के संबंध में हो तो जीएसटी की हम बात करते हैं, जीएसटी लॉ उसने लाया। दूसरी बात जैसे 370 की बात करें तो उस पर उसने करेक्टिव मैकेनिज्म्स लेके आया। तो ये जो करेक्टिव पैटर्न ये लेके आ रहे हैं, ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धिता के रूप में मैं मानता हूं। बिल्कुल ऋषि जी, मैं स्किल इंडिया पे जैसे आपने सवाल किया, बिल्कुल आप देखिए प्रधानमंत्री जब बनारस से चुनाव जीत के आए 2014 में, सबसे पहले उन्होंने सारे उद्योग के जो समस्याएं थे खासकर बनारस में, आपको मालूम होगा कि बनारसी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो प्रधानमंत्री ने उसको वहां पे प्रधानमंत्री ने उनको फोकस किया। चाहे अब जूट उद्योग, जनरली जूट उद्योग से मुसलमान वर्ग लोग जुड़े होते हैं, तो जूट उद्योग को बढ़ावा के लिए प्रधानमंत्री ने एक खास पैकेज का ऐलान किया और काफी बढ़ावा दिया है। तो बहुत से आपने सही सवाल उठाया था, स्किल इंडिया से खासकर यदि माइनॉरिटी कॉम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफी फायदा मिला है। मैं बता रहा हूं ना, मैं दूसरा ऐसी रिपोर्ट दिखा दी जिसमें स्किल इंडिया और ये जितने भी हुनर से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं उसमें मुस्लिम खवातीन की हमने कितने पैकेज और कितनी रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि उनकी जिंदगी में कैसे रोशनी आई, पहले वो क्या थी और कैसे आज अपना माल हिंदुस्तान के बाजारों में नहीं दुनिया के बाजारों में भेज या बिहार के भागलपुर का जो रेशम से जो शॉल बनाए जाते हैं। तो काफी प्रधानमंत्री जी इन चीजों को एड्रेस किया। और जहां तक गंगा जमुना तहजीब पे आपने सवाल इससे पहले कश्मीर को लेकर था, तो 1947 में भी आप देखिए कि पूरे इंडिया में भारत पाकिस्तान डिवीजन के कारण हिंदू मुसलमान में झगड़े थे, लेकिन कश्मीर घाटी में नहीं था। कश्मीर घाटी में कुछ अलगाववादी जो पाकिस्तान पोषित हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। आम मुसलमान हमेशा भारत के साथ रहे हैं। भारत जितना तरक्की करता है उसमें वहां के मुसलमानों को भी फायदा मिलता है। तो ये चीज हमेशा ये गलत मिसगाइड किया जाता है कि वहां के मुसलमान जो हैं भारत के साथ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि 370 का जो बैरियर था ये हटा। बिल्कुल, मैं एक बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ रहा था, सही मंसूबे जो योजना का सीधा फायदा मिल बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ रहा था। पाकिस्तान से सटे जो बाउंड्री वाले एरिया हैं वहां के मुसलमान कह रहे थे कि 370 के हटने से हमें फायदा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2-3% अलगाववादी जो पाकिस्तान पोषित है, जो अपना एजेंडा अपना दुकान चलाना चाहते हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं जो उनको वहां से साइडलाइन करने की जरूरत है। और ये देश गंगा जमुना तहजीब की रही है। आपको याद होगा बिस्मिल्लाह खां जो मस्जिद जाने से पहले मंदिर जाते थे, गंगा आरती जाते थे। तो ये हमारे देश का तहजीब और संस्कार रहा है। बिल्कुल, इसको बचाना और बनाए रखना भी हुकूमत ने अपनी प्रायोरिटी बनाया है। तुष्टिकरण नहीं होगा, सबका विकास। ये अपीजमेंट जो होता था ना, खत्म किया है। काम सबके लिए होगा और बिल्कुल खुले दिल से होगा, खुले दिमाग से होगा, सब आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मुफ्ती साहब एक लाइन में अपनी बात रख दीजिए, अगर मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो। अभी आपने ये कहा कि जब जल्दी से खत्म करूंगा, मुझे क्लोजिंग का इशारा मिल गया। हाँ, जब प्रधानमंत्री पहली बार आए तो उन्होंने सम्मान किया, एहतराम किया पार्लियामेंट का, और दूसरी बार आए तो संविधान को बोसा दिया और तो कहा कि मैं संविधान के अनुसार सबकी बराबरी का काम करूंगा। तो उन्होंने वो किया भी है। और मैं इसी में एक बात ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के में फ़र्क क्या है। पाकिस्तान में आज भी जमींदारा कायम है। अगर हिंदुस्तान से जमींदारों का खात्मा ना होता तो हम लोग भी ऐसे ही चुंगल में फंसे हुए होते। आज दफ़ा 370 भी बिल्कुल जमींदारों की तरह है। इसके ख़त्म होने से कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। और सरकार और अक़लियती उमूर की सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं फिर मुख्तार साहब से ये बात कहूँगा कि आप और उसमें जितना आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। आपने खासतौर से बेटियों के लिए जो बहुत शुक्रिया बराबरी का हिस्सेदारी, मैं आपको और बुलाऊंगा, हम लोग और चर्चा करेंगे और 100 दिन की कारकर्दगी क्या, इससे आगे और बहुत आगे चर्चा करेंगे। अगर समाज का भला हो रहा है, देश का भला हो रहा है तो उस पर बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।